11th फिजिक्स चैप्टर 9 में ठोसों के यांत्रिक गुण के प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में आज हम चौथा भाग देख रहे हैं। आज हम समझेंगे हुक का नियम, प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता श्रांति क्या होती है और प्रतिबल विकृति के बारे में, विकृति ग्राफ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हुक का नियम क्या है? हुक का नियम बहुत ही आसान है। कम विरूपण के लिए अधिकतर पदार्थों में एक प्रवृत्ति होती है कि प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है और इसे ही हुक का नियम कहते हैं। तो कम विरूपण के लिए हुक का नियम क्या है कि प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति या प्रतिबल बराबर ई गुणा विकृति। यहाँ ई को हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक और यह एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक होता है। ये प्रत्यास्थता गुणांक 3 तरीके से परिभाषित किए जाते हैं जिनको हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक होता है यंग गुणांक, एक होता है अपरूपण गुणांक और एक होता है आयतन गुणांक। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरह का हमने विरूपक बल लगाया, किस तरह का प्रतिबल आया और किस तरह की विकृति आई, उसके आधार पर ये गुणांक होते हैं। तो ये 3 तरह के गुणांकों का हम आगे अध्ययन करेंगे। चलिए अगली डेफिनेशन पर हम आते हैं। तो हमारी डेफिनेशन है कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। तो प्रत्यास्थता की सीमा में क्या होता है कि ये विरूपक बल का एक्चुअली वह अधिकतम मान जहाँ तक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण होता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। मतलब जहाँ तक वो प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित कर दे वो उसकी लिमिट है कि ये प्रत्यास्थता की सीमा है। और अलग अलग वस्तुओं के लिए लिमिट क्या होती है, अलग अलग होती है। अब एक शब्द आया प्रत्यास्थता श्रांति या प्रत्यास्थता की थकान क्या होती है। जैसे हम क्या करें कि मान लीजिए आपने किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया, जैसे एक तार को आपने खींचा तो आपने देखा कि वो पहली बार में आपने देखा कि वो 3 सेंटीमीटर तक प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करता है, बाद में 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो रहा है कि लंबे और फिर जब आप उसको थोड़े समय तक क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि वो वापस से 3 सेंटीमीटर शो करने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि लंबे समय तक सतत उपयोग के कारण उसके प्रत्यास्थता के गुणों में क्या हुई, अस्थायी क्षति हो गई। तो इसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता श्रांति या प्रत्यास्थता की थकान। ठीक है ना। वहाँ छोड़ देंगे तो वापस वो अपना जो पुराना रिजल्ट है वो देने लग जाएगा। और एक होता है प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव, कि जैसे हम किसी पर आपने विरूपक बल लगाया तो वस्तु क्या होती, तुरंत अपनी पूर्वावस्था में नहीं आती, वो थोड़ा सा समय लगता है उसको। तो इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव। इसमें भी आप अगर वस्तुओं को थोड़ी देर तक अगर रहने दें और उसके बाद में फिर वापस से प्रयोग करते हैं तो ये वो तुरंत अपनी पूर्वावस्था में आने लग जाती है। तो ये हमारा प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव की परिभाषा बनेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आज करने जा रहा था वो है प्रतिबल विकृति ग्राफ। क्या होता है प्रतिबल विकृति ग्राफ? देखिए पूरा यहाँ प्रतिबल विकृति ग्राफ है और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। एग्जाम के अंदर इससे बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई परीक्षण तार लिया है, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का आपने तार ले लिया है, तो उसको अगर आपने कोई प्रत्यारोपित बल लगाया तो वो तार में क्या होगा, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो बल को क्रमशः बढ़ाते हुए प्रतिबल और विकृति के बीच में हम एक ग्राफ खींचते हैं और उसके निष्कर्षों का अध्ययन करते हैं। तो शुरू में क्या करते हैं, जब स्टार्ट में आप क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं कि बल को आपने बढ़ाया, तो बल को आप बढ़ाते जाते हैं तो प्रतिबल विकृति की स्टडी आप देखिए कि O से A के बीच में ये जो कर्व है ये पूरा रेखिक है, लीनियर रहता है। मतलब ये पूरा एक लीनियर कर्व है, ये देखिए आप। तो ये एक लीनियर कर्व है, मतलब यहाँ से सीधा चला गया, यहाँ से लेके O से लेकर A तक। तो यहाँ क्या हुआ, मतलब बिंदु A तक तो क्या हुआ है कि ये सीधी सीधी एक लाइन बन गई। मतलब ये क्या हुआ कि हुक के नियम का यहाँ पे पालन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि आनुपातिक सीमा के अंदर है ये। और प्रत्यारोपित बल हटा लेते हैं तो वस्तु क्या होती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था मतलब अपनी पुरानी विमाओं के अंदर आ जाती है। मतलब विमाओं से मतलब है उसकी लंबाई, उसके आकार, आयतन जो है प्रारंभिक उस स्थिति में आ जाता है। तो ये आपका यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुक के नियम का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है ना। तो ये जो पोजीशन है जहाँ तक हम कहेंगे ये हमारी आनुपातिक सीमा, जिसको हम कह रहे हैं ए तक हमारी आनुपातिक सीमा है। और इस स्थिति में हमने समझा कि तार जो है वो प्रत्यास्थ आचरण कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब हम प्रत्यारोपित बल को और बढ़ाते हैं और फिर ये विकृति और प्रतिबल के बीच का जब रिलेशन का अध्ययन करते हैं तो हमें यहाँ आकर देखिए ए से बी के बीच में, तो यहाँ ये हो रहा है कि प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती तो नहीं है। क्योंकि देखिए विकृति को मैंने यहाँ लिया हुआ है, प्रतिबल को यहाँ लिया हुआ है, और प्रतिबल विकृति के यहाँ अनुक्रमानुपाती तो नहीं है।
लेकिन फिर भी क्या होगा कि अगर आपने प्रत्यारोपित बल हटाया तो तार अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पूर्वावस्था में वापस तार आ जाता है। तो तार अपनी पूर्वावस्था में तो आ जाता है, परंतु क्या हो रहा है कि वो प्रतिबल यहाँ विकृति के अनुक्रमानुपाती नहीं है। तो इस स्टेज में हम कहते हैं कि वक्र में जो ये बिंदु बी है ये पराभव बिंदु है, अथवा प्रत्यास्थता की सीमा को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। मतलब यहाँ तक ये अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, तो ये आपकी प्रत्यास्थता की लिमिट हो गई, ठीक है ना। ये आनुपातिक सीमा है और ये प्रत्यास्थता सीमा है, ठीक है। तो ये अपनी पूर्वावस्था में यहाँ तक आ जाता है। तो ये बी को कहते हैं हम पराभव बिंदु या प्रत्यास्थता की सीमा का बिंदु, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अगली स्टडी करने की ओर बढ़ें। तो देखिए थर्ड में हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि परीक्षण तार पर प्रत्यारोपित बल अर्थात भार है ना, प्रत्यारोपित बल बढ़ाने का मतलब है कि तार को टांग कर उस पर भार बढ़ाया, भार लगा रहे हैं हम, तो भार को अगर और बढ़ाया तो प्रतिबल में थोड़े से अंतर के लिए विकृति में क्या होती है, तेजी से विकृति क्या होती है, बढ़ती है ना। अब वक्र में एक बिंदु ऐसा प्राप्त होता है हमको सी, जिसमें क्या होता है कि भार को हटा लेने पर भी तार अपनी पूर्वावस्था में नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ से अगर आपने प्रत्यारोपित बल या भार को बढ़ाया तो प्रतिबल में थोड़े से अंतर के लिए क्या होगा कि विकृति में बहुत अधिक क्या होगा, तेजी से बदलाव होगा। लेकिन सी जो पॉइंट है, इस सी पॉइंट पर एक सी जो पॉइंट है, यहाँ से बी से सी तक की स्थिति को देखिए कि वक्र में जो सी पॉइंट है वो इस तरह से प्राप्त होता है कि अगर आपने भार को हटा भी लिया तो तार अपनी पूर्वावस्था में नहीं आता। मतलब क्या होता है कि अगर आपने भार हटाया तो होना क्या चाहिए, वो ऐसे आना चाहिए अपनी पूर्वावस्था में, पर वो ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे आएगा। मतलब उसमें कुछ न कुछ विकृति क्या होगी, रह ही जाएगी। तो वो भार को हटाने पर भी तार अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाता, मतलब पुरानी विमाओं में लौट कर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम समझते हैं कि प्रतिबल का मान अगर आपने शून्य भी कर दिया तो भी विकृति शून्य नहीं हो रही है। मतलब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ इस जगह है, तो यहाँ देखिए आपके प्रतिबल शून्य हो गया परंतु विकृति क्या है, शून्य नहीं है। मतलब तार में क्या हुआ है, इस समय इस पॉइंट के ऊपर तार में क्या हुआ है, स्थायी विरूपण आ जाता है और इसको प्लास्टिक विरूपण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ मैं जो बात कह रहा था कि प्रत्यारोपित बल या भार को और बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबल में थोड़े से अंतर के लिए विकृति में क्या होगा, बहुत तेजी से बदलाव आता है। और यहाँ आता है कि ये स्थायी विरूपण की स्थिति आ गई। और यहाँ से अब देखिए ये चरम तनन सामर्थ्य बिंदु यहाँ डी आपको प्राप्त हो गया। डी के बाद भी कुछ होता है, मतलब चरम तनन सामर्थ्य बिंदु मतलब क्या है, इसको समझिए। इसका अभिप्राय ये है कि डी के आगे अगर आपने क्या किया, डी के आगे अगर आपने डी तक आने पर देखिए, डी के आने के बाद में अगर आपने प्रत्यारोपित बल को घटा भी दिया, मतलब धीरे धीरे आप भार को हटाते जाइए तो भी विकृति आती चली जाएगी, मतलब अतिरिक्त विकृति उत्पन्न होती जाएगी और ई पर जो है जाकर उसका पूरी तरह से विभंजन हो जाएगा। तो ई तार का विभंजन बिंदु है। अब विभंजन बिंदु का मतलब समझिए, यदि डी और ई पास पास दिखते हैं अगर कर्व में आपके, तो तार जो है वो भंगुर है, ब्रिटल है, और दूर दूर आते हैं तो तार क्या है, तन्य कहलाएगा।